नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, चैनल पर सीटेट मंथन 2025 की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर आज डे 9 है और हम बात करने वाले हैं वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग थ्योरी के बारे में। यहाँ पर हम वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग दोनों की ही थ्योरी को डिटेल्ड कंसेप्ट के साथ देखेंगे, साथ ही साथ इनसे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर्स भी देखेंगे, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, किसी भी तरह का कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आज थ्योरी करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे और कल आपके जो है बहुत सारे एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो आपके सामने लेकर आए जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, पूरी सीरीज का लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर आप अभी तक की जो क्लासेस हुई है उनको देख सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं और आगे इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वाइगोत्स्की कोहलबर्ग के बारे में बात करेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस क्लास को। दोस्तों देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने शो हो रहा होगा वाइगोत्स्की थ्योरी। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, वाइगोत्स्की थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। वन बाय वन क्लियर करेंगे कि जो वाइगोत्स्की थ्योरी है वो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर बात करता है। सबसे पहला बात तो क्या है कि जो वाइगोत्स्की ने थ्योरी दी थी वो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में दी थी कि एक बच्चे का सामाजिक विकास किस तरीके से होता है, बच्चे का सांस्कृतिक विकास कैसे होता है, बच्चा कल्चर कैसे सीखता है, अपने समाज के साथ घुलना मिलना कैसे सीखता है। इसके बारे में हमें किसने बताया था, वाइगोत्स्की के बारे में। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वाइगोत्स्की की थ्योरी को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, या सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आ जाता है। हमें पता होना चाहिए कि वाइगोत्स्की ने किसके बारे में थ्योरी दी, सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी कि बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है, बच्चे का सांस्कृतिक विकास कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट भी बनते हैं, इनडायरेक्टली भी बनते हैं। एमसीक्यूज भी करेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस के बारे में भी पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो एम्फेसाइजेस ऑन कल्चरल एस्पेक्ट। जो हमारे वाइगोत्स्की है वो किस पर जोर देते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट पर, कि हमारा जो सांस्कृतिक विकास है, एक बच्चे का संस्कृति जो है वो कैसे डेवलप होती है स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा एम्फेसाइज ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब ये वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास तो बताया, साथ साथ ये भी बताया कि हमारी भाषा का विकास कैसे होता है, या कहें तो बच्चे के बौद्धिक विकास में, बच्चे की समझ को विकसित होने में हमारी भाषा का क्या रोल है, हमारी भाषा कितनी जरूरी है हमारे लिए, हम लैंग्वेज की मदद से कैसे एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, कैसे एक बच्चे की समझ विकसित होती है, वो भी यहाँ पर वाइगोत्स्की ने बताया। इसके साथ साथ वाइगोत्स्की ने सोशल फैक्टर पर बात करी, यानी कि सामाजिक कारकों के बात की कि सामाजिक विकास कैसे होता है बच्चे का। एडल्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने क्या बताया कि जो एडल्ट्स होते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। अगर हमें समझ की विकास करनी है, बौद्धिक विकास करना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए जो वयस्क है, जो एडल्ट्स है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। कैसे, उसके बारे में बात करेंगे, अभी डिटेल से बात करेंगे, समझते हैं। इसके साथ साथ इंटरेक्शन इन्होंने बताया कि पारस्परिक क्रिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर इन पॉइंट पर आएंगे वापस। देखिए दोस्तों, वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है और बच्चे का सांस्कृतिक विकास कैसे होता है, सोशल कल्चरल एस्पेक्ट बच्चे का कैसे डेवलप होता है। तो उसके लिए इन्होंने क्या कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी, जितना अच्छे से हमारी भाषा हमें बोलना आता होगा, जितने अच्छे से हमें बोलना आएगा, जितने अच्छे से हमें लैंग्वेज आएगी, उतने ही ज्यादा बेहतर तरीके से हम अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचा पाएंगे और सामने वाले के विचारों को हम समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो इन्होंने यही कहा कि भाषा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अहम भूमिका निभाती है किसमें, बच्चे के विकास में। साथ साथ इन्होंने क्या कहा, इंटरेक्शन एक नाम दिया, पारस्परिक क्रियाएं, कि जितना ज्यादा आप आपस में इंटरेक्ट करोगे, जितना ज्यादा कोई पर्सन दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट करेगा, आपस में बातचीत करेगा, एक दूसरे से बोलेगा, घुलेगा मिलेगा, उतना ही ज्यादा बच्चे का या उस पर्सन का डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी ट्रेन जर्नी में जा रही हैं, ट्रेन में आप ही की सीट पर या आप ही के कोच में आपके और अदर पैसेंजर भी जा रहे होंगे। अब एक तो ये तरीका है कि आप उनसे बात कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपने उनसे बात करना शुरू किया, उनसे पूछा कि वो कहाँ से आए हैं या कहाँ जा रहे हैं, किस पर्पज से हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, आप उनसे बात कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप उनसे बात करेंगे, उनके कल्चर के बारे में जानेंगे, अपने कल्चर के बारे में बताएंगे, तो आपको क्या होगा, कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि किसी दूसरे स्टेट के पर्सन होते हैं, उनसे हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, उस स्टेट का ये लैंग्वेज है,
या उस स्टेट में ये फूड बहुत ज्यादा फेमस है, उस स्टेट में ये कल्चर चलता है, उस स्टेट में ये पहनावा चलता है। तो हमें कैसे पता लगा? बात करने से। और दूसरा ये है कि हम बात ही नहीं कर रहे, वो अपने काम में मग्न है, अपने मोबाइल में मग्न है, हम अपने मोबाइल में मग्न है, दोनों पैसेंजर, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ना ही तो हमें अगले के सामने वाले पैसेंजर के किसी भी सोशल कल्चर के बारे में पता चलेगा और ना ही अपने बारे में हम बता पाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहा कि इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा कोई बच्चा, कोई पर्सन इंटरेक्ट करेगा किसी अदर पर्सन से, उतना ही ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट बच्चे का होगा। तो यहाँ पर वाइगोस्की ने क्या कहा कि बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कैसे होता है, इन पर बात की। वाइगोस्की ने कहा कि लैंग्वेज यानी कि जो भाषा है हमारी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस चीज में? बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, यानी कि समझ के विकास में भी, और ऑल ओवर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है लैंग्वेज हमारी। इन्होंने क्या कहा वाइगोस्की ने कि इंटरेक्शन जरूरी है। जितना अच्छे से आप इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप इंटरेक्शन करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा। क्लियर है इतनी बात? और इन्होंने क्या कहा कि अडल्ट्स जो है, जो हमारे व्यस्क हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। जितना ज्यादा आप अपने बड़ों से बात करेंगे, एडल्ट से बात करेंगे, उतना ही ज्यादा आप उनका एक्सपीरियंस जो है वो अपने अंदर ले पाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? स्क्रीन पर जितने पॉइंट्स है वो क्लियर है। यहाँ पर मेन कीवर्ड्स क्या है? मेन कीवर्ड्स ये है कि वाइगोस्की ने हमारे क्या किया था कि कल्चरल एस्पेक्ट पर बात की थी, सोशल एस्पेक्ट पर बात की थी। इन्होंने कहा था कि जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, क्लियर हो गए। आगे एमसीक्यूज भी देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, हमें पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और पॉइंट है क्या? मेंटल डेवलपमेंट इज हेल्प्ड बाय जेड-पीडी। इन्होंने क्या कहा कि बच्चे का समझ का विकास, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास कैसे होता है, उसके लिए इन्होंने कहा जेड-पीडी बहुत ज्यादा जरूरी है। जेड-पीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको फुल फॉर्म में कहा जाता है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देते हैं, जेड-पीडी की फुल फॉर्म बताइए, तो ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जेड-पीडी क्या हुआ? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में क्या कहेंगे? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि वो एरिया, वो कंसाइनमेंट, वो क्षेत्र जहां पर आपका डेवलपमेंट होने के सबसे ज्यादा हाई चांस है, वहां पर वो एरिया, जेड-पीडी क्या है? वो एरिया है आपका जहां पर आपका विकास सबसे ज्यादा होने की उम्मीद है, कि हाँ इस पॉइंट पर आपका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होगा, वही आपका जेड-पीडी होता है। अभी आगे इसको समझेंगे। यहां तक क्लियर है? कमेंट करके बताइए कि यहां तक क्लियर है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको जल्द से जल्द क्लियर करेंगे। यहाँ पर हम प्रीमियर, ये आपका चल रहा है वीडियो, प्रीमियर चल रहा है, लाइव नहीं लेकिन प्रीमियर है, लाइव की ही तरह है। आप नीचे कमेंट डालिए जो भी आपका डाउट है, तो हमारी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको जो है रिप्लाई मिलेगा, आपके सभी डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर जिनसे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो है जेड-पीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसके बारे में भी बात की। इसके फोल्डिंग जिसको हम मदद भी कह देते हैं, हेल्प, सिंपल भाषा में कहें तो ये हेल्प होती है। मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि हमसे ज्यादा जानकार कोई व्यक्ति। प्राइवेट स्पीच, यानी कि हम अपने आप से जब बात करते हैं, खुद से हम बात कर रहे होते हैं। मेक बिलीव प्ले, तो ये मेक बिलीव प्ले इतने जरूरी नहीं है, लेकिन ये पहले 4 पॉइंट्स आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन आता है। इनके बारे में देखेंगे एक एक करके। देखिए आपके सामने डायग्राम है, आपको शो हो रहा होगा। आपके सामने डायग्राम है, इसके अंदर क्या है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि अभी मैंने बताया कि वो एरिया जहां बच्चे का सबसे ज्यादा विकास होता है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है। तो इसमें भी है कि लर्नर कैन डू विद गाइडेंस। देखिए किसी भी बच्चे के समझ के 3 लेवल होते हैं, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट हो रहा होता है 3 लेवल उसके होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? लर्नर कैन डू अनएडेड। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि बच्चा के बिना किसी मदद के काम कर सकते हैं। बच्चा एक स्टेज पर ऐसा आता है कि कुछ काम ऐसे होता है कि बच्चे को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती। अब अगर आप बात करें, आप हैं, आप बैठना, चलना, सीखना खुद अपने बिना किसी की हेल्प कर सकते हैं। या कहीं एक साल का जो बच्चा होता है, 1 ईयर का जो बच्चा है, वो बिना किसी की हेल्प के आराम से बैठ सकता है, लेट सकता है, लेटा हुआ है तो आराम से बैठ सकता है, और बैठा हुआ है तो खड़ा हो सकता है। ज्यादातर यही होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा स्लो डेवलप हो रहे हैं, तो थोड़ा 1 साल से थोड़ा ऊपर हो गए, लेकिन जनरली तौर पर क्या होता है कि 1 साल का बच्चा अपने आप इंडिपेंडेंटली बिना किसी अदर पर्सन की हेल्प के खुद से बैठना सीख जाता है। ठीक है, वहीं पर अब एक काम ऐसा है नेक्स्ट लेवल कि ये बच्चा काम को कर तो सकता है, लेकिन हल्की सी हेल्प की जरूरत है।
किसी की मदद मिल जाए, किसी का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, तो बच्चा उस काम को कर देगा। 1 साल का बच्चा के अगर अच्छे से चलने की बात करें तो बच्चा चल तो सकता है, उसको थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। अब वो बच्चा किसी चीज का सपोर्ट लेकर चल रहा हो, किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, या आप अपने जो पेरेंट्स है, गार्जियन है, उनका हाथ पकड़ के चल रहा होगा, किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत है। बच्चा चल तो सकता है, काम कर सकता है, बस उसको थोड़ा सा गाइडेंस, थोड़ा सा मदद, थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ी सी हेल्प की जरूरत होती है, बच्चा उस काम को कर जाएगा। फिर एक लेवल आता है कि आप कितनी भी हेल्प दे दो, कितनी भी उसकी मदद कर दो, बच्चा उस काम को नहीं कर सकता। वो काम उस बच्चे के लेवल से बाहर का काम है। जैसे कि 1 साल के बच्चे को अगर आप कहीं भागे जोर से या किसी मैराथन में पार्टिसिपेट करे, कितना भी हेल्प ले लीजिए, वो बच्चा नहीं कर पाए। 6 महीने के बच्चे को आप कहे कि वो चलना शुरू कर दे, कितना भी उनको हेल्प दे दीजिए, कितना भी बच्चे के आप हाथ पकड़कर उसको चलना सिखाए, वो बच्चा नहीं सीखेगा, क्योंकि वो उसके लेवल से बाहर का काम है। तो हर बच्चे के 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला काम बच्चा बिना किसी हेल्प के कर सकता है आराम से। दूसरा, वो काम तो कर सकता है लेकिन थोड़ी सी हेल्प की जरूरत होती है। और तीसरा, वो जहां पर कितनी भी हेल्प दे दीजिए, बच्चा वो काम कर ही नहीं सकता। तो जो बीच वाला लेवल है, सेंटर वाला लेवल है, जहां पर बच्चा काम को कर तो सकता है, उसको थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, वही आपका क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्योंकि यही वो एरिया है जहां पर बच्चे का डेवलपमेंट होना होता है। यहाँ पर अगर बच्चे को सही सपोर्ट, सही गाइडेंस मिल गई तो डेवलपमेंट हो जाएगा, बच्चा उस चीज को सीख जाएगा। यहाँ पर अगर बच्चे को हेल्प नहीं मिली, यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिला, तो बच्चे का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, रह जाएगा। वहीं पर बच्चे का विकास रुक जाएगा, वहीं पर बच्चे का विकास जो है बीच में स्टॉप हो जाएगा। अभी मैंने एग्जांपल बताया कि 1 साल के बच्चे का चल तो सकता है लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। अब आप उसको सपोर्ट ना दे, बच्चा बैठा रहे, नहीं चल रहा है किसी भी तरह का, ना तो आप हेल्प कर रहे हैं, ना किसी चीज की सपोर्ट बच्चे को मिल रही है ऑब्जेक्ट की, ना ही आप बच्चे को गाइड कर रहे हैं कुछ, तो बच्चे का वही डेवलपमेंट रुक जाए। तो यही एरिया जहां सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होने की गुंजाइश है। जहां आप जितना ज्यादा हेल्प करेंगे, जितना सपोर्ट करेंगे, वहां उतना ही अच्छा डेवलपमेंट होगा। यही आपका ZPD हो जाता है। क्या होता है कि लर्नर कैन डू विद गाइडेंस। ZPD क्या हुआ, बच्चा काम को कर सकता है गाइडेंस के साथ, मदद के साथ। अब यहां पर जो गाइडेंस मिल रही है ZPD के अंदर, जो गाइडेंस, जो हेल्प, जो मदद हम दे रहे हैं, जो सपोर्ट हम दे रहे हैं, उसी को ही यहां पर वाइगोत्स्की ने एक नया नाम दिया। क्या नाम दिया, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, हेल्प, मचान, सीढ़ी जिसको कहते हैं। स्कैफोल्डिंग का शाब्दिक अर्थ होता है मचान, सीढ़ी। जैसे आप स्टेयर्स पे पैर रख के ऊपर चढ़ जाते हैं, वैसे ही कोई हेल्प या कुछ भी मदद, सपोर्ट, गाइडेंस आपको मिल रही है, वो उसको यहाँ पर सपोर्ट क्या कहा गया, स्कैफोल्डिंग कहा गया। ठीक है, तो ZPD के अंदर बच्चे को जो भी सपोर्ट, जो भी गाइडेंस, जो भी हेल्प मिल रही है, उसी को ही हमने क्या कहा, स्कैफोल्डिंग, यानी कि मदद, हेल्प, सपोर्ट, मचान, कुछ भी शब्द ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, सब पता होना चाहिए आपको। इंटरेक्शन का यहाँ पर कहा कि जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करोगे उतना ही ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा। एक चीज और वर्ड यहाँ पर आया, हमने स्कैफोल्डिंग भी देख लिया, ZPD भी देख लिया। एक वर्ड प्राइवेट स्पीच, यानी कि हम खुद से बात कर रहे होते हैं। बच्चा जब छोटा होता है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कुछ साल का हो जाता है, बच्चा जो खुद से बातें करनी शुरू कर देता है, उसे नहीं पता होता अभी दीन दुनिया के बारे में ज्यादा, बच्चा खुद से बात कर रहा है, ये काम ऐसा होना चाहिए। कई बार आप भी होते, कोई काम कर रहे हो, खुद से बात कर रहे हो, ये काम ऐसे कैसे, ओह शिट ये तो गलती हो गई, या ये काम तो ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो इसी को प्राइवेट स्पीच यहाँ पर कहा गया। एक वर्ड आया है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। अब ZPD के अंदर, यानी कि जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो गाइडेंस आपको दे रहे हैं, कौन देगी, ऑब्वियसली सी बात है आपको MKO। जो पर्सन आपसे ज्यादा जानकारी रखता होगा, आपसे ज्यादा नॉलेजेबल होगा, आपसे ज्यादा ज्ञान जिस पर्सन के पास होगा, वही आपको हेल्प कर दे सकता है, वही आपको सपोर्ट दे सकता है। अब आप ये कहे कि 1 साल के बच्चे को चलना सिखाना है, सपोर्ट देना है, तो 6 महीने का बच्चा तो सपोर्ट देगा नहीं। उससे बड़ा बच्चा जो जानता है चलना अच्छे से, वही उसको सपोर्ट दे सकता है। ठीक है ना, तो वही चीज है कि अगर आपको कंप्यूटर सिखाना है तो आपको वही कंप्यूटर सिखाएगा जो कंप्यूटर के फील्ड में आपसे ज्यादा जानकारी रखता हो। आप पेंटिंग कर रहे हैं तो आपको वही हेल्प करेगा जो कि पेंटिंग अच्छे से करता हो। तो मतलब ZPD के अंदर जो स्कैफोल्डिंग आपको देते हैं, जो मदद आपको दी जाती है, वो MKO के द्वारा दी जाती है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। आपसे ज्यादा नॉलेजेबल जो पर्सन होगा वही आपको मदद दे पाएगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड क्लियर हो गए आपके। यहाँ पे वाइगोत्स्की आपका क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लास्ट स्पीच, जो प्राइवेट स्पीच की बात की थी, स्पीच जो होती है वाइगोत्स्की ने 3 तरह की स्पीच बताई। सोशल स्पीच, सामाजिक स्पीच, जो कि हम नॉर्मली किसी से भी बात कर रहे हैं, पब्लिक स्पीच भी इसको कह सकते हैं। पब्लिकली भी कुछ भी आप अगर बोल रहे हैं, लगभग 2 साल का बच्चा जो है बोलना शुरू कर देता है।
लगभग 2 साल का बच्चा बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले वो जो है वो पब्लिक स्पीच या सोशल स्पीच बोलना शुरू करता है, जहां पर वो दूसरे व्यक्ति से नॉर्मली बात कर रहा होता है, जैसे कि बच्चा अपनी माँ से कहे कि मुझे पानी दो, या किसी से नॉर्मली बात कर रहे हैं। फिर आता है नेक्स्ट प्राइवेट स्पीच। ये लगभग 3 साल का बच्चा जब हो जाता है, 3 साल के बाद ही बच्चा जो है प्राइवेट स्पीच करना सीखता है, जहां पर वो खुद से बात करता है। अब ये काम ऐसे करूंगा, अच्छा ये काम तो ऐसे होना चाहिए था, ये काम तो गलत हो गया, मैं इसको यहाँ रख दूं। अपने आप से बात कर रहा है, वो किसी और से मतलब नहीं, खुद से बात कर रहा है अपने बारे में। और फिर आती है साइलेंट स्पीच, जो कि लगभग 7 साल के बाद ही बच्चा सीखता है। 7 साल का बच्चा लगभग सीख जाता है। तो ये क्या होता है, बच्चा अपने मन मन में सोचता है बिना होठ हिलाए या कहें तो बिना आवाज निकाले। यहाँ पर प्राइवेट स्पीच, साइलेंट स्पीच दोनों एक ही बात है कि दोनों बच्चे अपने आप से ही बात कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है, प्राइवेट स्पीच में आवाज आपकी बाहर आएगी, दूसरा व्यक्ति आपकी बात को सुन सकता है। जो आपकी साइलेंट स्पीच होती है उसमें किसी और को नहीं पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप खुद से क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वाइगोत्स्की से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। वाइगोत्स्की की थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कीवर्ड्स क्या है कि वाइगोत्स्की ने हमारी सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट पर बात की, इंटरेक्शन को बहुत ज्यादा फोकस किया कि जितना ज्यादा आप इंटरेक्शन करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, जितने ज्यादा आप बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही अच्छा आपका डेवलपमेंट होगा। और इंटरेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा। जेडपीडी वो एरिया है जहां पर बच्चे का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है, जहां बच्चे को सबसे ज्यादा हेल्प, इसके फोल्डिंग की जरूरत होती है। अब कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, उनको करते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो आपके सामने शो हो रहे हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ताकि आपको एग्जाम का लेवल भी पता चल सके और हमारे कंटेंट का लेवल भी पता लगे, इसलिए ये प्रीवियस ईयर ही यहाँ पर आपके सामने रखे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू Vygotsky, what plays a fundamental role in the process of cognitive development? यानी कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? Vygotsky के अनुसार अगर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? रीइंफोर्समेंट, इमिटेशन, लैंग्वेज या मैच्योरेशन? बताइए फटाफट, आपको 1-2 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप वीडियो को स्टॉप करिए, आंसर लिखिए यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में, बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अभी ऊपर बात की थी, बिल्कुल सही, लैंग्वेज, भाषा। इन्होंने क्या कहा, भाषा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाषा के बिना आप इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। और आप अगर ये बोले तर्क में, आप कमेंट में करें कि जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो कैसे करेगा, इसका मतलब भाषा तो वो भी नहीं जानता, लेकिन वो भाषा को तो समझता है। उसके हर चीजें डिले होती है, ऐसे कम्युनिकेशन डिले होता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दिक्कतें बच्चे को जरूर आती है, बाधाएं, दिक्कत आती है, और बच्चा कम्युनिकेट करना सीख जाता है धीरे धीरे एक स्टेज पे आके। बच्चे को कहीं ना कहीं अलग साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। जब बच्चा भाषा सीख जाता है, फिर वो अपनी बातों को दूसरे तक शेयर करना सीख जाता है, तो फिर उसका जो आगे का डेवलपमेंट है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज सबसे ज्यादा जरूरी है। रीइंफोर्समेंट के बारे में तो स्किनर ने दिया था। ठीक है, रीइंफोर्समेंट किसने दिया था? स्किनर ने दिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, 2020 में पूछा गया है, जुलाई 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वाइगोत्स्की एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन लर्निंग? वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग में, सीखने में किसका रोल सबसे ज्यादा है? इंडिविजुअल डिस्कवरीज, यानी कि जब बच्चा खुद अपने आप से ही कोई डिस्कवरी कर रहा हो, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी कि जैविक विकास, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, या कंडीशनिंग, अनुबंधन? तो फटाफट बताइए कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग किसका इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, इंडिविजुअल डिस्कवरीज जैसी कोई बात नहीं हुई है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में जो है बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा वाइगोत्स्की ने। सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, सोशल इंटरेक्शन पर ही तो बात की है। तो ये कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स याद रखना है, बाकी अपने आप ही हो जाएंगे क्वेश्चंस। कंडीशनिंग के बारे में वाइगोत्स्की ने कुछ नहीं कहा। कंडीशनिंग के बारे में किस किसने कहा था? एक तो पावलोव ने दी थी, जिसने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी, और स्किनर ने दी थी, जिन्होंने क्या दी थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। ठीक है, तो ये आपका जनवरी 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग क्या है? अभी मैंने आपको बताया था स्कैफोल्डिंग क्या है। स्ट्रक्चर फॉर लर्निंग, लर्निंग करने के लिए कोई संरचना है, स्ट्रक्चर है। टेम्परेरी सपोर्ट बाय एडल्ट्स और पीयर्स, टेम्परेरी सपोर्ट है, बड़े के द्वारा दिया गया, किसी भी वयस्क एडल्ट्स के द्वारा दिया गया जो टेम्परेरी सपोर्ट है। मेमोराइजेशन टेक्निक, याद करने की तकनीक है, या रोट लर्निंग, रोट मेमोरी है, रट कर सीखने की बात है। तो बताइए, देखिए मैंने आपको कीवर्ड्स बताए थे, कुछ टिप्स बताई थी, जिसमें क्या कहा था कि जहां पर भी रोट मेमोरी की बात आए, रोट लर्निंग की रट्टाफिकेशन की बात आए, मेमोराइज कराने की बात आए, वो हमेशा नेगेटिव जाएंगे, वो आपके आंसर कभी नहीं आएंगे। अब स्कैफोल्डिंग मैंने आपको बताया था कि किसी भी पर्सन के द्वारा दी गई हेल्प
जो ये सपोर्ट गाइडेंस जो दी जाती है जेडपीडी के अंदर, वही हमारी इसके फोल्डिंग है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन, टेम्पररी सपोर्ट बाय एडल्ट्स एंड पीर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, विच कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ लर्निंग, कि इनमें से कौन सा कंसेप्ट जो है वो वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ लर्निंग के सेंटर में? ऑपरेंट कंडीशनिंग, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग या ट्रायल एंड एरर थ्योरी? सोचने की भी जरूरत नहीं है, वाइगोत्स्की ने जेडपीडी के बारे में बताया था, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में। कमेंट करिए बाकी के ऑप्शन किस किसने दिए थे। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था? स्किनर ने। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? पावलोव ने दी थी। ट्रायल एंड एरर किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके साथ साथ उससे आंसर्स के ऑप्शंस के सारे क्वेश्चंस करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न बेस्ट, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे कब अच्छे से सीखते हैं? व्हेन दे आर लेफ्ट अलोन, जब उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। थ्रू पनिशमेंट, पनिशमेंट के थ्रू। पनिशमेंट निगेटिव वर्ड है, कभी भी आपका आंसर नहीं जाएगा। विद द हेल्प ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर, MKO आ गया ना कीवर्ड्स, मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प से। और रिवॉर्ड फ्रीक्वेंटली, किस समय समय पर रिवॉर्ड मिलता रहे। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। रिवॉर्ड के बारे में, री के बारे में किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। ठीक है, और लेफ्ट अलोन, अकेला छोड़ दे, ऐसे कोई बात नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच इन चिल्ड्रन, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे में प्राइवेट स्पीच किसे कहा गया? इंडिकेट शाइनेस, कि अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्पीच कर रहा है इसका मतलब बच्चा शर्माता है, शाई है। इज मीनिंगलेस, कोई मीनिंग नहीं है। हेल्प्स इन सेल्फ रेगुलेशन, खुद को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। शुड बी डिस्करेज्ड, यानी कि हतोत्साहित करना चाहिए। तो डिस्करेज करना चाहिए तो नहीं है, ना ही शाइनेस है, ना ही मीनिंगलेस है। हाँ, बच्चा खुद को रेगुलेट करता है, खुद को कंट्रोल करता है बस। हाँ मुझे ऐसा करना है, हाँ ऐसे नहीं, अच्छा ये तो गलत हो गया, ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो ये सेल्फ रेगुलेशन के लिए है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर वाइगोत्स्की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम बढ़ते हैं। कोहलबर्ग मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, और कोहलबर्ग की थ्योरी को किस नाम से जानते हैं? मोरल डेवलपमेंट, क्योंकि कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के बारे में बताया था कि बच्चे का मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब से और बड़े होने तक कैसे बच्चे के अंदर नैतिक गुण आते हैं, कैसे धीरे धीरे मोरल डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो जो कोहलबर्ग थे उन्होंने 3 लेवल दिए थे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, और तीनों ही लेवल में 2-2 स्टेप्स दिए थे, या स्टेजेस भी इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो हर लेवल में 2-2 स्टेज थे। तो टोटल आपके कोहलबर्ग ने टोटल आपके जो हैं 3 तो लेवल दिए थे, और आपके स्टेप्स जो थे वो कितने थे? वो थे 6, टोटल 6 स्टेप थे, 3 लेवल थे। ये याद रहना चाहिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यूपी टेट जैसे एग्जाम। 3 लेवल में सबसे पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल। क्या था? प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत, जिसको क्या कहा गया? 6 साल से छोटे बच्चे की, जन्म से लेकर 6 साल तक का जो बच्चा है उसको पहले लेवल पर रखा, 6 साल तक के बच्चे को फर्स्ट लेवल पर रखा, जिसको नाम क्या दिया? प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत। सेकंड लेवल आया कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत, और थर्ड लेवल आया पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि पोस्ट परंपरागत या उत्तर परंपरागत भी जिसको कह सकते हैं, जो कि 11 साल से ज्यादा का। 3 लेवल में कहा, क्या कहा? प्री कन्वेंशनल यानी कि कन्वेंशनल से पहले, परंपरा में आने से पहले। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बच्चा है, धीरे धीरे सब कुछ सीख गया, नैतिक गुण आ गए, परंपरा में आ गया, अपने परंपराओं को सीख गया। तो एक तो लेवल उसने कहा परंपरा में आने से पहले का लेवल, जिसको प्री कन्वेंशनल कहा। परंपरा में आने के बाद का लेवल पोस्ट कन्वेंशनल, और एक बीच का जो कि परंपरा वाला लेवल है, कि हाँ यहाँ बच्चा परंपरा सीख गया है, अपने कल्चर्स के बारे में सीख गया है, अपने मोरल एथिक्स के बारे में सीख चुका है। तो 3 लेवल है यहाँ पर, लेवल 1 प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में क्या कहा? 6 साल से छोटा बच्चा है, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या आता है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। सबसे शुरू में बच्चे के अंदर नैतिक गुण कैसे आते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ आज्ञा और पनिशमेंट। बच्चा 2 ही चीजों से सीखता है। मोरल एथिक्स क्या होते हैं? सही या गलत, कि
एक बच्चे को कैसे पता चलता है कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, क्या काम हमें करना चाहिए, क्या काम हमें नहीं करना चाहिए, कैसे पता चलता है? शुरुआत में जब बच्चा छोटा होता है, शुरुआत में जब बच्चा बिल्कुल सबसे फर्स्ट लेवल पर होता है ना, फर्स्ट लेवल के भी फर्स्ट स्टेप पे, तो क्या होता है, यहाँ पर बच्चे को कुछ नहीं पता, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं पता, कोई रीति रिवाज नहीं पता होते, कोई सामाजिक नियम नहीं पता होते, कोई कानून नहीं पता, कुछ नहीं पता उसको सही गलत का। उसको सिर्फ सही गलत की एक ही परिभाषा पता है कि जिस काम को करने से पनिशमेंट मिलेगी वो काम गलत है, और जिस काम को करने से पनिशमेंट नहीं मिलेगी बल्कि शाबाशी मिलेगी, तारीफ मिलेगी, वो काम अच्छा है। अभी तो उसको यही पता होगा ना क्या, कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, कि एक तो ये है कि वो बच्चा वो काम करेगा जिसके लिए उसको कहा जाए, कि आप ये कहीं कि बेटा एक गिलास पानी ला के दो, तो बच्चे ने आपके लिए पानी ला के दे दी, तो उसको ये नहीं पता सही गलत क्या है, बस आपने आज्ञा दी, आपने ऑर्डर दिया, बच्चे ने उसको फॉलो कर लिया, ठीक है। या पनिशमेंट, कि बच्चा कोई काम करता है, आपने उसको डांटा धमकाया कि नहीं ये काम नहीं करना, तो उसको पता चल गया कि हाँ ये काम नहीं करना। बच्चा टीवी देखना, टीवी नहीं देखना गलत बात, आपने धमकाया तो बच्चे को पता लगा कि हाँ टीवी नहीं देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले लेवल के पहले स्टेज में दो ही चीज है, या तो वो आपका ऑर्डर फॉलो कर रहा है, या आपसे डर कर, पनिशमेंट के डर से जो है कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो पहला स्टेज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आज्ञाकारिता और सजा का होता है, जहां पर बच्चा सिर्फ और सिर्फ या तो आज्ञा का पालन कर रहा है, ओबे कर रहा है, या फिर डर की वजह से कोई काम करता है या नहीं करता। सेकंड स्टेप में आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, जहां पर क्या आ जाता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट वाली स्टेज आ जाती है। इसके बाद बच्चा धीरे धीरे सीखता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस काम को करने से मुझे गुड बॉय गुड गर्ल कहा जाएगा, किस काम को करने से मुझे बैड बॉय बैड गर्ल कहा जाएगा, तो जो काम गुड बॉय कहा है वही काम करें जिससे हमें गुड बॉय कहा जाए, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे सीखता है। इन लेवल को अलग अलग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको लेवल 1 के बारे में, जहां पर बच्चा जो है, बच्चे की जो यहाँ पर सेंस ऑफ मोरालिटी है, जो नैतिकता है, वो एक्सटर्नली कंट्रोल्ड होती है। बच्चे को खुद कुछ नहीं पता, 6 साल से छोटा है, बच्चे को कुछ नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाहरी पर्सन यानी कि जो बच्चे के गार्जियन है वो उसको कंट्रोल करते हैं। स्टेज 1 में क्या है, ओबीडियंस और पनिशमेंट, बच्चा या तो आपके आज्ञा को ऑर्डर को फॉलो कर रहा होगा या पनिशमेंट के डर से कोई काम नहीं करेगा। सेकंड स्टेज इंस्ट्रूमेंटल, अभी मैंने जैसे बताया, इसको आप टिट फॉर टैट भी कह सकते हैं, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये बच्चे के अंदर आ जाता है। आपने मेरे लिए अच्छा करा तो मैंने भी तुम्हारे अच्छा करा, तुम मुझे एक टॉय दो मैं भी तुम्हें एक टॉय दूंगा, या इसने मुझे मारा तो मैंने भी इसको मारा। उसको नहीं पता सही गलत क्या है। दो बच्चों की लड़ाई हुई, एक बच्चे ने मारा, दूसरे ने भी पलट के मार दिया, पूछा कि क्यों मारा, इस पहले इसने मारा था, उसको नहीं पता कि क्यों मारा, बात क्या हुई थी, नहीं बस उसने मुझे मारा तो मैंने इसको मार दिया। तो यहाँ पर क्या है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, और दो चीज है कि इसमें फायदा क्या है। बच्चा एक तो क्या देखता है कि इसमें फायदा क्या है, ये काम मैं करूंगा क्यों करूं। आप कहते हैं ना, जैसे छोटे बच्चों को कुछ कहा जाए कि बेटा ये काम करना है, और उसको आप साथ साथ ये काम करो टॉफी मिलेगी, ठीक है, या ये काम करो आपको जो है ये गिफ्ट मिलेगा, या बच्चे को कह दिया जाता है कि मार्क्स अच्छे लेकर आओ, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो आपको वॉच मिलेगी या आपको ये गिफ्ट मिलेगा। तो ये है कि या तो बच्चा अपना फायदा देखता है इस स्टेज में कि मुझे क्या मिल रहा है, या जैसा करोगे वैसा भरोगे, कि जैसा आपने मेरे साथ किया वैसे मैं करूंगा, मुझे मारा तो मैंने आपको मारा। उसको नहीं पता सही गलत। छोटा बच्चा होता है वो अपने से बड़ों पर भी हाथ उठाता है, क्योंकि अभी उसको नहीं पता कि हाथ उठाना गलत है। उसको ये पता है कि आप धमका रहे हो, आप डांट रहे हो, आप उस हाथ उठा रहे हो तो वो भी उठा रहा है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंटल स्टेज होती है। अब जो है लेवल 2 आ जाता है, यानी कि परंपरागत 7 से 11 साल तक का बच्चा है। यहाँ पर बच्चा धीरे धीरे अपने कल्चर को, सही गलत को समझना शुरू कर देता है। बच्चा जो है गुड बॉय नाइस गर्ल ये परिभाषा समझना शुरू कर देता है कि किन बात से हमें गुड बॉय गुड गर्ल कहा जाएगा, किन बातों को करने से हमें बैड बॉय कहा जाएगा। तो जो बातें उसको अच्छा कहलाए वो काम करने की कोशिश करता है। गुड बिहेवियर क्या है, दूसरों को कौन सी बात ऐसी है जो कि मम्मी को अच्छी लगेगी, हाँ आज मैंने मार्क्स अच्छे लेकर आया तो जो है मम्मी मुझे शाबाशी देगी। या बच्चा पढ़ाई करता है क्यों, ताकि मुझे अच्छा कहा जाए, गुड बॉय नाइस गर्ल। इसी के साथ नेक्स्ट आता है लॉ एंड ऑर्डर। अब बच्चा जो है धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर को सीखना शुरू कर देता है, क्योंकि कन्वेंशनल है, धीरे धीरे परंपराओं को सीखना शुरू कर देता है। बच्चा धीरे धीरे रीति रिवाज नियम कायदे कानून सीख जाता है कि हाँ ये चीज करने से गलत है, ये इलीगल है, ये लीगल है, ये सही है, ये गलत है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बच्चा सीख जाता है और उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। फिर आता है थर्ड लेवल, यहाँ पर बच्चा लॉ एंड ऑर्डर से भी ऊपर उठ चुका है। यहाँ पर बच्चा जो है पोस्ट कन्वेंशनल है, बच्चे के अंदर सारे उसको सही गलत पता है। 11 साल के बच्चे को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है।
ठीक है, क्या करने से पनिशमेंट मिलेगी, क्या करने से पनिशमेंट नहीं मिलेगी, किस बात से गुड गर्ल गुड बॉय कहा जाएगा, किस बात से बैड बॉय बैड गर्ल या पनिशमेंट मिलेगी, बच्चे को सब पता है। उससे ऊपर उठ चुका है पोस्ट कन्वेंशन। इसके अंदर 2 लेवल आते हैं। स्टेज 5 क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक संविदा, जिसके अंदर क्या है कि द वर्ल्ड इज व्यूड एज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन, राइट्स एंड वैल्यूज, सच पर्सपेक्टिव शुड बी म्यूचुअली रिस्पेक्टेड एज यूनिक टू ईच पर्सन कम्युनिटी। यहाँ पर बच्चे का या कहें तो व्यक्ति के खुद के थॉट्स बन जाते हैं कि कोई चीज हो सकती है जो बाकी सबके लिए गलत हो, लेकिन वो मेरे लिए सही है। अपने खुद के वसूल, जो कहते हैं ना, ये हमारी जिंदगी का असूल है, मुझे ये काम नहीं करना, मेरे हिसाब से काम गलत है तो मैं नहीं करूंगा, चाहे पूरी दुनिया करे। एक इसका एग्जाम्पल है दहेज। अगर कोई पर्सन है, वो बच्चा सीख गया, व्यक्ति सीख गया दहेज लेना गलत है, तो वो कहता है कि मेरे हिसाब से दहेज लेना गलत है, चाहे पूरी दुनिया ले दे, मुझे मतलब नहीं है, मैं दहेज नहीं लूंगा, नहीं दूंगा, नहीं लूंगा। तो ये क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है। यहाँ पर व्यक्ति के खुद के असूल, खुद के कायदे कानून बन जाते हैं। व्यक्ति अब तक सब कुछ सीख चुका है, सही गलत सीख चुका है, अब उस पर अपने पॉइंट रखता है, मेरे हिसाब से ये सही है, ये गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट लेवल क्या आता है कि यहाँ पर यूनिवर्सल एथिकल आ जाता है। सबसे हाईयर लेवल होता है ये एथिकल का। यहाँ पर क्या है, ना तो मैं गलत करूंगा ना किसी को करने दूंगा। ये आपका क्या आता है कि ना मैं गलत करूंगा ना किसी और को करने दूंगा। इससे पहले स्टेज जो थी आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या है कि मैं गलत नहीं करूंगा, मेरे हिसाब से जो सही है सही है, जो मेरे हिसाब से गलत है वो मैं नहीं करूंगा, चाहे पूरी दुनिया करती रहे। यहाँ पे क्या है कि अगर कुछ चीज गलत है मेरे हिसाब से, तो मैं तो करूंगा ही करूंगा नहीं उस चीज को, दूसरे को भी नहीं करने दूंगा। दहेज का एग्जाम्पल में ले रही थी। यहाँ पे क्या है, मैं तो दूंगा लूंगा ही नहीं, अगर मेरे सामने किसी और को मुझे पता लगा ना कि वो व्यक्ति दहेज ले रहा है या वो व्यक्ति दहेज दे रहा है, तो उसकी कंप्लेन अलग से करूंगा, उसको और सिखाऊंगा सही गलत। तो यहाँ पर क्या है कि खुद तो काम गलत करना ही नहीं, दूसरों को भी नहीं करने देना, दूसरों को भी सिखाना है सही गलत। तो ये लेवल होता है। सबसे 6 स्टेज यहाँ पर बताई है टोटल, जिसमें कि सबसे पहला स्टेज क्या है कि बच्चे को सिर्फ इतना पता है, जो काम करने के लिए कहा वो कर दिया, जिस काम को करने से डाटा उस काम रोका, उस काम को नहीं करा। दूसरे नंबर पर बच्चा कि मेरा फायदा क्या है, जिस चीज को काम करने से फायदा मिल रहा है वो काम करता है, या उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने भी उसके साथ ऐसा किया। तीसरे नंबर पर बच्चा जो है गुड बॉय, नाइस गर्ल समझना शुरू कर देता है, लो एंड ऑर्डर समझना शुरू कर देता है 4th नंबर पर। 5th नंबर पर खुद के असूल बनाना शुरू कर देता है, और लास्ट में खुद के असूलों पर इतना अटल हो जाता है कि खुद तो गलत करता ही नहीं, दूसरों को भी नहीं करने देता। ये आपका कोहलर की थ्योरी है। क्लियर है। अब इस कोहलर की थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद आपकी जो है क्लास एंड की ओर है। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, आप चाहते हो कि सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए, आगे भी और टॉपिक्स पर इसी तरह वीडियो लाई जाए, क्लासेस लाई जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइए, अपने फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम भी ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स तक पहुंच पाए और आपका सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहे, और इसी तरह से और बेहतर कंटेंट हम आपके सामने लाते रहे। तो चलिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन। कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग मोरल डेवलपमेंट कहाँ होता है? सडनली, यानी कि अचानक से एकदम से छलांग लगाता है, कि एकदम से बच्चे को अभी तो कुछ नहीं आता और एकदम से क्या है बच्चे को सब कुछ आ गया, या सिक्वेंशियल स्टेज है, सीक्वेंस में 1 बाय 1 स्टेज वाइज स्टेज चलता है। जेनेटिक इनहेरिटेंस है कि अनुवांशिकता के अकॉर्डिंग, अगर पेरेंट्स में मोरल एथिक्स होंगे तो बच्चे में ऑटोमेटिक हो जाएंगे। या कल्चरल इंस्ट्रक्शन है, सांस्कृतिक निर्देश है। तो बताइए कि बच्चे का मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है? सीधी सी बात है, सिक्वेंशियल स्टेज। अभी तो ऊपर बताया कि कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए और 6 स्टेजेस दी कि स्टेप बाय स्टेप बच्चे का डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट, बच्चा धीरे धीरे अपने एथिक्स को सीखता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, कौन सी स्टेज में डज अ चाइल्ड फॉलोज रूल टू अवॉइड पनिशमेंट? यहाँ पर बच्चा रूल्स को फॉलो कर रहा है ताकि पनिशमेंट ना मिले। तो बताइए, पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, मोरल रियलिज्म। तो मोरल रियलिज्म जैसी तो कोई बात है नहीं, 3 ही यहाँ पर लेवल थे। कौन कौन से लेवल थे? कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो बताइए तीनों में से कौन सा ऐसा लेवल है जहां पर बच्चा जो है क्या कर रहा है, रूल्स को फॉलो कर रहा है पनिशमेंट के डर से? देखिए, जो आपके पोस्ट कन्वेंशनल है, यहाँ पर तो कोई पनिशमेंट का डर नहीं होता बच्चे के हिसाब से। बच्चे को पता है कि मेरे हिसाब से गलत है तो मैं नहीं करूंगा, मेरे हिसाब से सही है तो मुझे करना है, बात खत्म, कोई कुछ ही कर रहा है। यहाँ पर बच्चे के अंदर पनिशमेंट जैसा कोई भी चीज नहीं होती। अब बताइए, कन्वेंशनल है या प्री कन्वेंशनल है? फटाफट कमेंट करके बताइए। कोई डाउट आपको आ रहा हो तो साथ साथ बताते रह सकते हैं आप। देखिए, आंसर जाएगा पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल। सबसे पहली लेवल के पहला स्टेज है जहां पर बच्चा पनिशमेंट के डर से काम को अवॉइड करता है, या तो आपका ऑर्डर फॉलो कर रहा है या पनिशमेंट का डर है उसको।
ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर ग्रुप्ड इनटू हाउ मेनी लेवल। जो कोहलबर्ग की थ्योरी है तो इसके अकॉर्डिंग कितने स्टेजेस में, 2, 3, 4, 5, 3 है, 3 लेवल है और 6 स्टेजेस है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग। इनमें से कौन सा मोरल रीजनिंग का पोस्ट कन्वेंशनल लेवल को डिफाइन कर रहा है। इनके उत्तर जहां पर बच्चा अपने खुद के रूल्स बना लेता है। ओबेइंग रूल टू गेन अप्रूवल, यानी कि हमें किसी चीज के लिए परमिशन चाहिए, उसके लिए हम रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो रूल फॉलो तो नहीं यहाँ पे होता। फॉलोइंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट, पनिशमेंट भी नहीं आता, ये तो प्री कन्वेंशनल है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल क्या है, सबसे लास्ट की स्टेज है, कौन सी है, पोस्ट कन्वेंशन। और एक्टिंग टू प्लीज पेरेंट्स, पेरेंट्स को प्लीज करने की वो कर रहे हैं, तो ये कन्वेंशनल में है, जहां पर बच्चा गुड बॉय गुड गर्ल की परिभाषा सीख जाता है। तो सी ऑप्शन इसका जाएगा, जो कि पोस्ट कन्वेंशनल के बारे में हमें बताना है, जिसके अंदर क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो ये लेवल के नाम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मेन फोकस इन द कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी। जो कोहलबर्ग की थ्योरी का कन्वेंशनल लेवल है, यानी कि सेकंड जो लेवल है, उसके अकॉर्डिंग किस पर मेन फोकस किया गया। दोस्तों ये जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप सिंपली हमारी स्पर्श क्लासेस की वेबसाइट पर जा सकते हैं, गूगल पर डालिए sparshclasses.in, आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। या आप सिंपली स्पर्श क्लासेस की पीडीएफ जो प्ले स्टोर है उस पर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप इजिली इनको रीड आउट कर सकते हैं। और क्लासेस आपको फ्री क्लासेस मिलती है, क्लासेस आपकी फ्री चल रही है इसी टाइम पर, 5 PM का आपका जो है टाइमिंग है डेली का, ठीक है, 5 PM पर आपकी क्लासेस है जो डेली आपको यहाँ पर यूट्यूब पर चल रही है। तो कन्वेंशनल लेवल में किस पर फोकस किया, पर्सनल नीड्स पर, पनिशमेंट ओविडेंस पर, सोशल अप्रूवल एंड लॉ एंड ऑर्डर्स, यूनिवर्सल वैल्यूज। तो देखिए जो यूनिवर्सल वैल्यूज थी, सार्वभौमिक थी, ये तो पोस्ट कन्वेंशनल है, थर्ड लेवल है, ठीक है। सोशल अप्रूवल, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर कब करता है बच्चा, कन्वेंशनल में, ये है आपका कन्वेंशनल लेवल, सेकंड लेवल। पनिशमेंट ओविडेंस आपका फर्स्ट लेवल है, और पर्सनल नीड की जैसी कोई चीज इसमें थी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग अ पर्सन हु हेल्प अदर बिकॉज ऑफ एम्पैथी एंड एथिकल रीजनिंग इन विच स्टेज। यानी कि एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहा है, क्यों मदद कर रहा है, सहानुभूति और नैतिक तर्क की, कि उस बच्चे को या व्यक्ति को दूसरे के प्रति सहानुभूति है, दया है और उसका नैतिक तर्क है, इस वजह से किसी की हेल्प कर रहा है। तो किस लेवल पे, ओबीडियंस, पनिशमेंट, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो बताइए फटाफट क्या होगा इसका, 1, 3, 5, 6 कौन सी स्टेज होगी। देखिए पनिशमेंट वाली स्टेज तो नहीं है, यहाँ पे कोई पनिशमेंट का डर तो नहीं है, ठीक है, किसी की हेल्प कर रहा है कि उसके अपने एथिकल रीजन है, अपने लॉजिक्स हैं, और सामने वाले पे दया करके, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका स्टेज 5, जहां पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की मदद से आपका जो है बच्चा दूसरे की हेल्प करता है। या आपका 5 ही जाएगा, इसमें 6 तो नहीं जाएगा। यस, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है कि सबकी मदद करनी, सार्वभौमिक, बच्चा किसी की मदद कर रहा है, दूसरे पर्सन की भी हेल्प कर रहा है, ताकि एथिकल चीजों को फॉलो कर रहा है, उसको दया की भावना है, तो ये आपका सबसे हाईयर लेवल है, पिक लेवल है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो कौन सी स्टेज आएगी, 6 पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर जिसका आता है। तो आई होप इसका आंसर आपका ये रहा, 2023 में पूछा गया है। आई होप ये सारे आपके क्वेश्चन क्लियर है। अब आपको वाइगोस्की एंड कोहलबर्ग की थ्योरी क्लियर है। पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग तीनों की थ्योरी को एमसीक्यूज के साथ, प्रीवियस ईयर्स के साथ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, जा चुका है ऑलरेडी, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी आप वहां पर जाकर देखिए, इन टॉपिक्स के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। आने वाली क्लासेस में आपको पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग थ्योरी से रिलेटेड जो है आपके 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जल्द ही आपके ये वीडियो लेकर आई जाएगी, मैराथन वीडियो, जिसके अंदर पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग के 200 क्वेश्चंस होंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके आने वाली है। इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लगभग आपके ये मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन आपके बिल्कुल पक्के हैं, बिल्कुल फाइनल है आपके यहाँ से मिलने इस वीडियो में। तो चाहते हैं आप कि हम ये वीडियो को डालें, इस क्लास को लेकर आए, इस सीरीज को लेकर आए, तो चैनल को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम इसी तरह का और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके सामने लेकर आते रहें। आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।